प्लीज इतना हमको पढ़ाना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये 3 लेक्चर का है, ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो अगली बार जब आएंगे तो ये बाकी जो बचा रहेगा रिमेनिंग पार्ट उसको निपटा देंगे। मान लो आधा पढ़ा दिया, आधा भी फंस जाएगा, तो टॉपिक वो सूत्र जो खत्म हो जाए। थोड़ा देर तक पढ़ लोगे आप लोग है? 4:15 तक पढ़ लोगे, 4:20 तक। अच्छा चलो कोशिश करते हैं प्रैक्टिस पढ़ाने का। देखो जहाँ तक होगा, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर लास्ट टाइम में देख लेंगे। पीडीएफ तो है, पीडीएफ तो डाल देंगे। अच्छा लिखवाते कम है, ठीक है? आप लोग समझो, पीडीएफ दे देंगे आपको। हाँ लिखवाएं नहीं, हम नोट्स बना करके ग्रुप में लगा देंगे, उससे आप लोग नोट कर लेना, हम खाली पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? कुछ जितना चाहो था जैसे मान लो आप लिखोगी वो हम लिख के भेज देंगे, लेकिन कल भेजेंगे आज नहीं, क्योंकि आज हमारे पास आज तो आप ही कल संडे है, कल मैं भेजूंगा। आया है ना? एक हाँ एक डायरेक्ट बुक भी भेज दें, अभी बुक भी भेज दे रहे हैं। देखो बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान। डालिए हेडिंग, थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए। देखिए भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। भारतीय संविधान का अन्य देशों की संविधान से तुलना। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कहीं टेस्ट खोले नहीं सर, कोई खोल मेंबर बन जाओ, का फायदा कहते कुछ फायदा नहीं मिला। भारतीय संविधान की अन्य देशों की संविधानों से तुलना ये है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहली बेसिक चीज। पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, यह उधार का थैला है। क्या कहते हैं? उधार का थैला है, ये बात कही जाती है। कथन और कारण में आता है, कथन और कारण। तो कथन में कहते हैं भारत का संविधान उधार का थैला है। कारण बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किया है। चलो भाई ठीक है, दोनों सही है, लेकिन क्या अपने संविधान में जो चीजें हम लोगों ने बाहर से ग्रहण की हैं, क्या हम लोगों ने एज इट इज रखा है या उसमें कुछ परिवर्तन किया है? नो डाउट, हाँ बिल्कुल नो डाउट। हमने बहुत सारे, एक नहीं लगभग 64 से 65 मोर देन 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। लगभग 65 लाख रुपए संविधान बनाने में खर्च भी हुए थे, ठीक, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन जो प्रोविजन हम लोगों ने बाहर से लेकर के अपने संविधान में रखा, उसको कट और पेस्ट नहीं किया। कट पेस्ट समझते हैं ना? वहां से काटा और यहाँ जोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। नो डाउट हमने बाहर से तो लिया, लेकिन उसमें आवश्यक संशोधन भी किए हैं। मतलब वह संविधान हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। हाँ ये जरूर है, हम वहां से इंस्पायर हैं कि उनके यहाँ ऐसा होता है, वैसा ला हम भी बना दें। ये है, ये चीजें बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन बिल्कुल ये सत्य नहीं है कि हमने कट और पेस्ट किया। तो संविधान मेकर ने संविधानों को, अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें से जो हमारे कल्चर, संस्कृति या इन्वायरमेंट या हमारे देश के रिक्वायरमेंट के अनुसार सही था, उसको अडॉप्ट किया और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी किए। तो उन चेंजेस के साथ अपने संविधान में क्या किया? अडॉप्ट किया। तो हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ आप लोगों को शायद कुछ संविधान के फीचर वगैरह पढ़ाए गए हैं, जैसे हमारे संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली सॉफ्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अधिक कठोर करने का मतलब है कि जो उसमें त्रुटियां हैं या फिर आने वाले जो समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो इस हिसाब से संशोधन करना कठिन हो जाएगा, तो वो परिवर्तनीय नहीं हो पाएगा। तो उसको परिवर्तनीय लाने के लिए उसको अंशतः कठोर और अंशतः
लचीला बनाए। नहीं, ऐसा ठीक है, बात ठीक है। देखो मेन इसका आंसर ये है कि सम पार्ट ऑफ द आपके संविधान में 3 तरह से संशोधन होता है। एक होता है साधारण विधेयक से संशोधन, यस सर। एक होता है विशेष बहुमत से संशोधन, यस सर। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। तो ये जो 2 संशोधन होते हैं यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। जो साधारण विधेयक से संशोधन होता है यह 368 के दायरे से बाहर है। यानी कि हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान को अकेले पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन कर लेती है। इसलिए कहते हैं हमारा संविधान क्या है, लचीला है। लेकिन जहां पर सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों के इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर वे प्रावधान जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट का चुनाव, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर, या कोई 7th शेड्यूल में परिवर्तन करना हो, तो ऐसे जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के इंटरेस्ट होते हैं वहां पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग बनाई गई है, यानी कि विशेष बहुमत से बनाई गई है। या जैसे जीएसटी बिल, तो किसी पार्ट में आधे राज्यों की क्या चाहिए होती है, स्वीकृति भी चाहिए होती है। इसे एग्जाम्पल के लिए जीएसटी में संशोधन किया गया। तो ऐसे प्रावधानों को चेंज करना या बदलना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो हमारा जो संविधान है इसमें कठोर और लचीलेपन का एक विशेष कॉम्बिनेशन या संयोजन किया गया है, यानी कि सम पार्ट को आसानी से संसद अकेले चेंज कर सकती है, इसमें राज्यों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के इंटरेस्ट होते हैं उन पार्टों को बदलने के लिए क्या करना होता है, राज्यों की भी स्वीकृति, आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है। हाँ, हमारा संविधान अमेरिका की तरह लचीला नहीं है, टफ नहीं है, मतलब चेंज करना आसान नहीं है। वहाँ 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए या 3/4 मेजॉरिटी होना चाहिए कि 100 में 75 लोग एग्री हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है, यानी कि कुछ पार्ट को आसानी से चेंज कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से और कुछ पार्ट को स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संविधान की तुलना अमेरिकी संविधान से करेंगे। डाल लीजिए हेडिंग, भारतीय संविधान की तुलना अमेरिकी संविधान से, यानी इंडिया वर्सेस यूएस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की तुलना किससे करेंगे, यूएस अमेरिका के संविधान से। तो पहले दोनों में हम लोग हेडिंग डालेंगे समानताएं क्या हैं। दोनों संविधान में समानता क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। पहले समानता देखेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। तो समानता में बताइए, जैसे भारत का संविधान भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स हैं। और हमारे में कितने आर्टिकल हैं भाई, आवर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, 95 आर्टिकल्स हैं। पार्ट कितने हैं भाई, 22, इनिशियली 18 थे, और अनुसूचियां यानी शेड्यूल कितने हैं, 8 थे, लेकिन आज के डेट में कितने, 12 हैं। तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है? Why our constitution is the biggest constitution of the world? Because in literacy of the Indian peoples.
क्योंकि यहाँ पे सर राज्यों के और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के अलग जो मनसा होता था एक ही संविधान है। यस राइट। एक पॉइंट ये भी है, सबसे बड़ा रीजन यही है, जैसे अमेरिका में या जितने भी संघीय हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट है ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर है ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भारत में दोनों का संविधान एक ही है। आई बात समझ में? बोथ है द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जरूर है कि ये सेंटर वाला पार्ट है, स्टेट वाला पार्ट है, लोकल वाला पार्ट है, उसको डिवाइड जरूर कर दिए। और तीनों को जब एक ही साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो संविधान सबसे लंबा है, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला मुख्य कारण कि बोथ सेंटर और स्टेट का एक है। दूसरा, हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज है, तो हमारे यहाँ एससी के लिए भी प्रावधान बनाने हैं, एसटी के लिए भी बनाने हैं, माइनॉरिटीज के लिए भी प्रावधान बनाने हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाने हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई। इससे भी आपका संविधान क्या हो गया? वाइडर हो गया। दूसरी बात, लिटरेसी वाली ऐसी कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि हमारे यहाँ लोग अशिक्षित हैं तो हर चीज लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो दो सबसे बड़े कारण क्या है? यही है, डाइवर्सिटीज, विविधताएं हैं हमारे यहाँ। तो पहला तो यह हो गया समानता। दूसरा समानता क्या हो जाएगी? बोथ कंट्री ऑफ द, हम लिख के सब कुछ दे देंगे, आप लोग आराम से समझते चलिए। हाँ, जितना लिख पाए उतना लिख लीजिए, ठीक, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ज़्यादा, उसमें में आप अपने हिसाब से लिखते रहो, क्योंकि हम भेज देंगे कल। लेकिन आज कल का वादा है, आज का नहीं, वरना वादा टूट जाएगा। दूसरा देखिए, दोनों की देशों के संविधान में एक चीज होता है फंडामेंटल राइट्स। ये सर, मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान में भी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। अमेरिका में से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमारे यहाँ मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, वो कहाँ से इंस्पायर होकर किया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। आने की दूसरी समानता क्या हो जाएगी? बोथ कॉन्स्टिट्यूशन हैव फंडामेंटल राइट्स, यानी दोनों देशों के संविधान में क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। मतलब राइट्स नाम है, जैसे तुम्हारा नाम घर का पिंटू, लेकिन इसका एक अलग सेंस भी बनता होगा। क्या सेंस बनता है बता दो। राइट्स का एक दस्तावेज, अब दस्तावेज का तो अलग सेंस बनता है, मूल का अलग सेंस बनता है। देखो, अच्छा, मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए कहते हैं जो दैनिक जीवन में, जो मौलिक जीवन में जो हमको काम करेगा उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। अच्छा, जो ना बाकी जो ना प्रयोग हो वो, जैसे कि अब दैनिक जीवन में वही चीजें आएंगी जो जीवन निर्वाह। देखो, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट इसलिए कहते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन पीपल। एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के, चाहे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली डेवलपमेंट के लिए क्या इसेंशियल है। बिना इस राइट के हम किसी भी पर्सन के विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे मूल अधिकार कहते हैं। उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हो सकता है जैसे हमारे देश में इतनी लिटरेसी है, इतनी डाइवर्सिटीज है, उनके यहाँ इतनी डाइवर्सिटीज नहीं, उनके यहाँ कम है कंपेयर टू इंडिया। क्यों? हाँ, वहाँ मानते वहाँ दो तरह के लोग हैं, एक ब्लैक पर्सन, एक वाइट पर्सन। जो ब्लैक वाले हैं वो अमेरिकी मूल के नहीं है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वहाँ लाए गए हैं। जो व्हाइट वाले हैं ये कहाँ से आए हैं? यूरोपियन, यानी कि ब्रिटेन से आए हुए लोग ज़्यादातर, ठीक है। तो वह पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, वो 1813 का अधिनियम, उसमें शायद बताया गया होगा उसका क्या नाम है, फ्रांस का कौन सा, हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1813 का एक्ट लाया गया था, उसके पीछे क्या रीजन था? व्हाट इज द रीजन टू पास द 1813 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, इसके फ्रांस, देखो तुम यार भटका दोगे, टॉपिक पूरा नहीं होगा, तुम्हारे लिए 5 घंटे चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्लास में लेना। देखो समझो इसको, देखो 1813 का एक्ट इसलिए पास किया गया था
कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का शासक था, उसने ब्रिटेन के माल को यूरोप में बेचने से रोक दिया था। उसको महाद्वीपीय सिद्धांत या आर्थिक नाकेबंदी कहते हैं। आई बात समझ में? इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो उसके अपने फैक्ट्री में माल बनते थे तो यूरोप बगल में था, तो तब किसका नेपोलियन बोनापार्ट का ये मानना था कि अगर ब्रिटेन के फैक्ट्री के माल अगर हम यूरोप में नहीं बेचने देंगे तो वहाँ के व्यापारी सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, जनता बेरोजगार हो जाएगी, जब माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और इससे हम ब्रिटेन के ऊपर क्या बनाएंगे? दबाव, और अपने शर्तों के अनुसार उससे समझौता करेंगे। तो लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी और सलाह थी, उसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में या ईस्ट के साथ मोनोपोली है उसे क्या कर दो? खत्म कर दो, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ दो। चलो सब हटाओ, अपने टॉपिक पे आओ। तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों में क्या समानता है। एक चीज होता है बेटा, पढ़े होंगे आप लोग, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। दूसरी समानता क्या हो जाएगी? न्यायिक समीक्षा। बताओ किस आर्टिकल में है न्यायिक समीक्षा? 13 का क्या? 13 का डी नहीं, देखो 13 का क्लास 2, यस सही बता रहे हो। यस। आर्टिकल 13 का क्लास 2 ये कहता है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स या इन संविधान के प्रावधानों के एंगेज्ड हो, या उसको छीनती हो या कम करती हो, तो न्यायपालिका उससे क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। ये सिद्धांत यूएस में भी है, बोथ कंट्री, आने की जो न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट था, इसको भी हम लोगों ने कहां से लिया था? यूएस से लिया था। तो तीसरी समानता क्या हो जाएगी? बोथ दोनों देशों के संविधान में या दोनों देश की न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ठीक, इसमें एक आर्टिकल 13, अच्छा इसी में एक आप लोग पढ़ाया गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, नाम सुना है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हाँ, पृथक्करण का सिद्धांत। यस सर। क्या होता है पृथक्करण का? सर उनमें जो कानून मूल अधिकारों का ह्रास करते हो, कुछ ऐसा क्लॉज था जिनमें जो पॉइंट मूल अधिकारों का ह्रास करते हो उनको काट कर अच्छे पॉइंट को ले लेना। अच्छे पॉइंट को ले लेना। यस। अच्छा मान लो अगर उसको काटने से विधि का इसेंस बदल जाए तो, अगर उन प्रावधान इस एक नियम में भी यस सर, यस राइट, कि अगर ऐसे पार्ट को हम हटा देंगे, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन अगर उसको हटाने से विधि का इसेंस बदल जाए तो हम पूरी विधि को शून्य घोषित कर दें। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहले देखो, रोको मत जाने दो। यस सर, इसको 2 बार लिखो, रोको मत जाने दो। हमने कामा यहाँ लगाया, रोको मत जाने दो का मतलब स्टॉप। यस सर। रोको मत जाने का मतलब गो। यस। कामा के फर्क से दोनों का सेंस बदल गया। yes, अगर किसी भी लॉ में अगर किसी सेक्शंस को, धारा को हटाने से उस सेक्शंस का आशय ही बदल जाए, yes, रिवर्स हो जाए, तो पूरी लॉ को खत्म कर देते हैं। उसको हटाने से अगर ना बचे, कोई फर्क पड़े तो खाली उसी को ला करके रेस्ट ऑफ लॉ को लागू कर देते हैं। yes, ये बात समझ में। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। यानी दोनों देशों के पास पार्लियामेंट के द्वारा या उनके संसद के द्वारा बनाए गए नियमों की क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यानी कि ऐसे रूल को न्यायपालिका क्या कर देगी? नन एंड वायलेंट घोषित कर देती है। अगला समानता बताओ है, चलो। स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करेंगे। अगला पॉइंट चौथा, दोनों ही देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होने का मतलब क्या है? इसमें विधायी और कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। कैसे? उसमें 10 पॉइंट पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया गया है। तो बताओ उसमें 8-10 पॉइंट लिखाए गए होंगे कि क्या क्या प्रावधान से न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी।
बताओ कौन उनके से? वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं कर चलो पहला पॉइंट हो गया। पहला से देखो, शुरू से देखो, इनके नियुक्ति का तरीका। यस सर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो जजेस की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम ही नाम को क्या करती है, डिसाइड करके विधि मंत्रालय भेजती है, विधि कैबिनेट को भेजती है, कैबिनेट किसको भेज देता है, प्रेसिडेंट को। मानी कि जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और इनका कार्यकाल निश्चित है 65 वर्ष तक। दूसरी चीज देखो, कार्यकाल निश्चित है। इनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, भारत की संचित नीति पर भारित होंगे। चार्ज होने का मतलब इन आइटम पर खाली पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, वोटिंग नहीं होगा। मतलब इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी जज होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। यस सर। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब चाहो तब हटा दो। यस सर। ठीक। इनके हटाने का एक प्रक्रिया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। किसी भी जज को तभी आप हटा पाएंगे जब उस पर क्या आरोप क्या हो, सिद्ध कदाचार हो। और सिद्ध कदाचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई और अन्य जज और एक हाई कोर्ट का एक न्याय विधि के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। एक कमेटी जांच करेगी। जैसे अभी एक जज साहब हैं, जस्टिस वर्मा करके हैं, उनके घर में जला हुआ नोट पाया गया था। तो मामला जो भी हो, आई डोंट नो, आप हालांकि ठीक है लाइव है, तो उसमें उनके घर में नोट पाया गया, उनके ऊपर काफी हू हल्ला मचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना के जांच की, उसके बाद उनके ऊपर आरोप प्रूव हो गया और उन्होंने गवर्नमेंट से रिकमेंड कर दिया आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार को ही एक्शन लेना है, अब हटाए ना हटाए ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों नहीं हटाई आपको समझना है। ठीक। अच्छा, और बताइए। तो देखो, आपको ज्यादा नहीं 3-4 चीजें हम दे दें। एक, आपकी नौकरी कोई लेना पाए। यस सर। वेतन कोई कम ना कर पाए, आगे कोई जॉब ना करना। आप किसी को ऑप्शन नहीं तुम कर पाओगे भाई, हमें नौकरी आगे करनी नहीं है, निकाल पाओगे नहीं, वेतन कम नहीं कर पाओगे, तो कर क्या लोगे। यही न्यायपालिका की क्या है, बात समझ। बाकी पढ़ाया गया होगा जुडिशरी। यस सर। चलो अगला बताओ, 5वां पॉइंट। और दोनों में क्या समानताएं हैं? दोनों जगह से सर्वोच्च न्यायालय। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट है। और राष्ट्रपति गणतंत्र सब दोनों हैं, जैसे भारतीय संविधान। अच्छा, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? राष्ट्र। चलो भाई बताओ। जहाँ पर सर वोटिंग के द्वारा चुनाव हो, राष्ट्र का प्रमुख जो है वो करते हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, नॉट हेरिडेटरी। आई बात समझ में? जो दोनों ही देशों के क्या रिपब्लिक होने का मतलब एक चीज होता है बेटा कि जो हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक। इसीलिए 26 को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को। अच्छा, ये बात तो पहले जानते थे क्या सर? नहीं, मुझे खाली इतना जानते होगे कि 2 लड्डू 15 अगस्त को मिलता है और 2 26 जनवरी को। हम लोग तो यही जानते थे, नहीं, शुरू में नहीं जानते थे। चाहे रिपब्लिक हो चाहे जो हो, इससे मतलब, लेकिन बाद में समझ में आया ना। आप बताओ। चाहे झंडा राष्ट्रपति फहराए चाहे प्रधानमंत्री अपने से 2 लड्डू से मतलब। बच्चे थे तो कह रहे थे कि 2 बार भारत आ जाता, 2 बार भारत आ जाता। तुम 2 बार ले लिए थे क्या? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ना। अगला पॉइंट है बेटा कि देखो, द्विसदनी व्यवस्था, बाइकम्पलिज्म। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों ही देशों में द्विसदनी बाइकम्पलिज्म, 2 सदन। जैसे भारत में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। उनके यहाँ राज्यसभा के पैरेलल क्या है, सीनेट। यस सर। सीनेट। और इसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
तो अपने यहाँ भी 2 सदन हैं, उनके यहाँ, लेकिन एक डिफरेंस है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह पॉपुलेशन के आधार पर है, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2-2 मिले हुए हैं। 2-2 सीटें प्रत्येक राज्य को दे दी गई हैं। 50 स्टेट है, 50 गुना 100, सबको 2-2 मिला है, चाहे जनसंख्या कम या ज्यादा। लेकिन अपने यहाँ देखो, अगर बात यूपी की आएगी तो यूपी को 31, वही बात त्रिपुरा या मिजोरम की आएगी, या आपका गोवा, सिक्किम, जो छोटे राज्य हैं, इनके खाते में 1 है। इनके पास कितनी है? 1 राज्यसभा की। और यूपी कितनी है? 31। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अंतर भी समझते चलो, क्या असमानताएं हैं और क्या समानताएं। अगला कोई पॉइंट बताओ। संघीय, संघी, चलो ठीक है भाई, हमारे यहाँ भी संघी व्यवस्था है, उनके यहाँ संघीय, हमारे यहाँ संघ वर्ड यूज किया गया है। हम लोग संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं, वो फेडरेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हमने संघ के जगह संघी की जगह संघ शब्द का क्यों प्रयोग किया था? तो हमारे यहाँ भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान क्या है? संघीय स्वरूप है। ठीक, हाँ, इमरजेंसी के दौरान एकात्मक हो जाता है। ठीक, ऐसे अमेरिकी संविधान क्या है? संघीय संविधान है। ठीक, अंतर, 2 अंतर भी है। पहला कि हम लोगों ने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यूनियन शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया? इसके पीछे B.R. अम्बेडकर ने 2 तर्क दिए थे। पहला तर्क ये था कि जो हमारे राज्य हैं यह संघ से अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये जो राज्य हैं यह आपसी समझौते के रिजल्ट नहीं है। मतलब हमारा जो संघ है यह राज्यों के आपसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो राज्य हैं अब उन्होंने मिल करके संघ का निर्माण किया है। अगर चाहें तो जब मिल करके बन सकते हैं, मिल करके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। ठीक, और कोई डिफरेंस बताओ। समानता कितना? बहुत है, 7-8। हाँ, एक चीज होता है रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां। हाँ, रेजिडुअरी पावर आर्टिकल 248 पढ़ाया गया होगा। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां, जैसे आर्टिकल 246 में 3 अनुसूचियां हैं। 7th शेड्यूल में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। एक को हम लोग संघ सूची कहते हैं, एक को हम लोग राज्य सूची कहते हैं, और एक को समवर्ती कहते हैं। तो तीनों ही सरकारें, संघ सरकार अपने लिस्ट पर, जैसे रेलवे, डिफेंस, विदेश मंत्रालय, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर, सिंचाई, इरिगेशन, जेल। समवर्ती सूची में जैसे एजुकेशन, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एक्सेट्रा। तो तीनों ही अपने अपने सूची पे काम करते हैं। लेकिन जो तीनों लिस्ट में ना हो, एक कोई नया सब्जेक्ट जुड़ जाए, जैसे आजकल AI का जमाना है, ठीक है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएंगे। लेकिन अमेरिका में यह अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास है। ऑस्ट्रेलिया में भी राज्यों के पास है, लेकिन भारत में किसके पास है? संघ सरकार के पास है। तो ये क्या हो गया? अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। और असमानता क्या है? राष्ट्रपति का पद। हाँ, राष्ट्रपति का पद अगर हमारे जो राष्ट्रपति की तुलना की जाए तो वह प्रेसिडेंट से, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तुलना इंडियन प्रेसिडेंट से नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, उनके यहाँ भी संसदीय है, लेकिन उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, उनके यहाँ क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे होता है। अच्छा, संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यहाँ पे देखो, आपकी एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, एक होती है विधायिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अमेरिका में क्या है?
तीनों ही सरकार के ऑर्गन्स, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सेपरेशन ऑफ पावर है। Yes, sir. शक्तियों का पृथक्करण है। उनके यहाँ क्या है? शक्तियों का पृथक्करण है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज, संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे यहाँ दो तरह की कार्यपालिका है। एक राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को हम लोग नाम मात्र का शासक कहते हैं। Yes, sir. इसको डी ज्यूरो कहते हैं। और एक वास्तविक शासक पीएम, और उसकी हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय पीएम। रियल पावर का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। इसको हम लोग डी फैक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? डी फैक्टो कहते हैं, यानी कि वास्तविक शासक। ये डिफरेंस है। ठीक, और बताओ, और कुछ सोचो भाई। सरकार कुछ समझ में आ रहा है? निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन, देखो एक चीज होता है, हमारे प्रियम्बल की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। और अमेरिका में कैसे शुरू होती है? और वहां से होता है हम लोग। हमारे यहाँ हम भारत के लोग, हाँ हम भारत के लोग, और वहां हम लोग। एक अंतर ये भी है। आई बात समझ में? चलो, दूसरा अंतर देखिए, सबसे दूसरा अंतर हो गया कि हमारा संविधान लंबा संविधान है, उनका एक छोटा संविधान है। ठीक, दूसरा, हमारा संविधान पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन असंभव है। जैसे इमरजेंसी लागू होने पर एकात्मक हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? संघीय होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अर्ध संघीय है। क्या है? अर्ध संघीय है। जबकि अमेरिकन संविधान संघीय संविधान है। नागरिकता का भी, हाँ, डुअल नागरिकता। अमेरिका में, हाँ, हमारे यहाँ अंतर में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। इनके यहाँ दोहरी नागरिकता है। ठीक, राज्य की अलग, संघ की अलग। लेकिन हमारे यहाँ केरला के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाओ। वहाँ पे अलग अलग है। और अंतर बताइए। और सर यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनको संसद बना, हाँ, यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होती है वह आर्टिकल 75 के क्लास 3 के अनुसार किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन अमेरिका में अगर कोई मंत्री बनता है वो कोई जवाबदेही नहीं होती, जिसको राष्ट्रपति चाहे उसको बना दे। हमारे यहाँ क्या है? मंत्री बनने के लिए अगर वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे क्या करना होगा? किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बना दे। ठीक, वहाँ मेंबर होना जरूरी नहीं। और कोई अंतर बताइए। इतना बहुत है या और कुछ बता दिया है? एक अंतर और है सर। बताओ। यहाँ पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति नागरिकता हासिल कर लेता है तो वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन हम अमेरिका के मतलब वहाँ पर अगर नागरिकता हासिल भी कर लोगे लेकिन वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। इनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में, एग्जाम्पल, अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिकी मूल का होना जरूरी है। यस सर। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक आई थी सीमा हैदर, जानते हैं सीमा हैदर? सोनिया गांधी हो गई। चलिए सोनिया गांधी जी को ले लेते हैं। अब जैसे सोनिया गांधी जी शादी करके इटली से आई थी, अब यह भारत की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, पीएम भी बन सकती हैं, बने ना बने बात अलग। और अमेरिका में अमेरिकी मूल का यहाँ एग्जाम्पल ले प्रियंका चोपड़ा का। यस सर। प्रियंका चोपड़ा अगर यूएस की नागरिकता ले लें मिल जाएगा, क्योंकि इनके हस्बैंड कहाँ के हैं? यूएस के हैं। तो ये यूएस की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। क्यों? कि वहाँ के मूल का होना जरूरी है। लेकिन जो उनकी बिटिया है मालती, वह क्या होगी? वह चाहे तो वहाँ की प्रेसिडेंट बन सकती है, क्योंकि वह पैदाइशी अमेरिकी मूल की है। जाना है, जाने वाले किसी का औकात नहीं बेटा। जो क्या हम क्या रोकता है।
बात सही है कि नहीं? हमारा बंद रहोगे तभी जाओगे, बाहर चलोगे तभी जाओगे। भैया ऐसा है ना, 4 पाँव को बांध लोगे। यस सर। आदमी है कहीं पंछी बन के पंछी भी एक बार कैद कर लोगे, लेकिन इंसान को कैद करना आसान नहीं। हवा को कोई कैद नहीं कर सकता। हाँ? हवा को कोई कैद नहीं कर हाँ वही चीज़। इतनी बात समझ में आ गई? और कोई डिफरेंस? इतना पर्याप्त है कि सकता। बहुत सा डिफरेंस। बहुत है। चलो एक यही हो जाएगा कि राज्य का संविधान अलग और सेंटर का अलग। ये भी एक अंतर, ये भी लिख लोगे। चलो ठीक है। वहाँ पर कार्यपालिका जो है अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होती है। हाँ। यहाँ पर कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होती है। अच्छा, दूसरा, भारत में न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। सबसे बढ़िया अमेरिका में जजबंदी में है, जब तक जिंदा रहो न्यायाधीश रहो, जब तक हाथ पांव जिंदगी सलामत रहे न्यायाधीश रहो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भाई। 60 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, 62 साल हाई कोर्ट वाले और 65 साल सुप्रीम कोर्ट वाले, आने की यहाँ कार्यकाल निश्चित है। वहाँ जब तक सलामत रखे, क्यों भाई? ठीक, इतनी बात ठीक है भाई? तो अंतर हो गया और समानताएं हो गई। अब अगला संविधान देख लिया जाए, किसका? ब्रिटेन का देख लिया जाए। भारतीय संविधान का किस देश के साथ? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना। पहला हम पहले समानताएं देखेंगे। संसदीय प्रणाली यहाँ पर क्या देखेंगे? सिमिलरिटीज। पहला सिमिलरिटी बताइए। संसदीय प्रणाली। चलो भाई, उनके यहाँ भी संसदीय प्रणाली है और हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भारत ने अपने संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली बता दिए है कि जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है अपनी कार्य और नीतियों के लिए। इसका मतलब क्या होता है? सर, अगर उनकी कार्यनीति जो है वो निचले स्तर पर उन विधायकों के सुटेबल ना हो या फिर लोकतंत्र के प्रति ना उत्तरदायी हो, तो मतलब वो उनका उद्देश्य गलत हो जाएगा। तुम जोड़ा करते हो। नहीं पड़ेगी। चलो भाई, एक वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 75 में, उत्तरदायित्व, संयुक्त उत्तरदायित्व, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? जो मतलब कार्यपालिका और जो विधायिका दोनों उत्तरदायित्व हैं किसी कानून को पारित करने में लागू करने में, दोनों करते हैं। चलो भाई, लाओ वाले कुछ बताओ कि एक वर्ड 75 में वर्ड यूज किया गया है, जो मंत्री परिषद होगी वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा ज्वाइंट। क्योंकि सर मंत्री परिषद, क्योंकि सर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मंत्री परिषद के मंत्री से वहाँ पूछते हैं संसद में, और उनको जवाब देना। दो चीजें पहले यहाँ समझो, दो चीजें समझो। जब कोई टीम क्रिकेट खेलती हो तो एक प्लेयर हारता है कि पूरी टीम हारती है? तो वही चीज है। पहला इसमें पॉइंट, इसका आंसर ये होता है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी, चाहे सक्सेस वर्क हो चाहे अनसक्सेस हो, सबकी जिम्मेदारी एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग मंत्री हैं, आपके विभाग अलग अलग हैं। मान लीजिए ये रेल मंत्री हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगर रेल की दुर्घटना होती है तो ये हम ये नहीं कह सकते हमसे क्या लेना, हमारे पास डिफेंस है, रेल मंत्री से पूछो। यानी कि यहाँ पर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। अगर कोई नियम कानून जो आपने कहा पास करना होता है तो ये सबकी, इसका मतलब ये है कि सारे मेंबर की मर्जी से हुआ है। पूरे मंत्री परिषद ने सामूहिक जिम्मेदारी ली है, भले ही डिसीजन प्रधानमंत्री का हो, क्योंकि निर्णय लेने का क्या है। अगर मान लीजिए सरकार कोई निर्णय लेती, इसे याद करिए कृषि कानून, एक मंत्री हरप्रीत कौर करके थी जो कृषि मंत्री थी, पंजाब की थी,
तो उन्होंने जब कृषि कानून पास किया गया, उस कानून से वो सहमत नहीं थी, यानी गवर्नमेंट के इस फैसले के वो एंगेस्ट थी। उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अगर आप किसी सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, उसके फेवर में नहीं हैं, आपको या तो मुंह बंद कर लीजिए या आप क्या करिए, त्याग पत्र दे दीजिए। यानी कि सरकार में रहते हुए सरकार की नीतियों का आप सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि यह माना जाएगा यह जो निर्णय है सभी लोगों ने लिया है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं स्विम एंड स्विंग टुगेदर, एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। कहते हैं सनम हम भी डूबे तुम्हें मिले डूबेंगे। आई बात समझ में? तो ये है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, संसदीय व्यवस्था दोनों देशों में है। अगला बताइए, दोनों ही देशों में यहाँ भी 2 सदन हैं। यस सर। द्विसदनीय व्यवस्था है भाई। अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, इनके यहाँ भी क्या है भाई, 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या क्या नाम है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो एक बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। बताओ हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसको कहते हैं, किससे तुलना करोगे? और हाउस ऑफ कॉमन्स? राजा से। राजा से? कौन सा राजा रानी? अब आप अपनी लोकसभा की तुलना किससे करोगे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स से करोगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स से करोगे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ की लोकसभा है। नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स है वो यहाँ की लोकसभा है, और लॉर्ड्स में जो यस यस सर, लॉर्ड्स ये है, यस सर, कॉमन्स यस सर। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वह उनकी निचली सदन है, Yes, और sir. हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है उनका, उच्च सदन है। ठीक, तो दोनों जगह क्या है, 2 सदनीय व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट बताइए कि और क्या समानता है? वहाँ पे भी सर कार्यकारी का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। हाँ, वहाँ भी कार्य का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री होता है। चलो भाई, एक पॉइंट ये भी हो गया कि जो कार्यपालिका का हेड होता है रियल एग्जीक्यूटिव, वो पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, और यहाँ भी कार्यपालिका का रियल एग्जीक्यूटिव पीएम और उसका मंत्रिपरिषद होती है। कैबिनेट वहाँ पे भी होता है। हाँ, कैबिनेट चौथा, उनके यहाँ भी कैबिनेट है और अपने यहाँ भी कैबिनेट की व्यवस्था, दोनों ही देशों में कैबिनेट मंत्री। ये भी हो गया। 5वां बताइए, 4 पॉइंट हो गए, 5वां बताइए। एकल नागरिकता है दोनों जगह। ठीक। 5वां पॉइंट हो गया, एकल नागरिकता हमारे यहाँ भी है और एकल नागरिकता उनके यहाँ भी। 6 नंबर बताइए, अगला पॉइंट सोचिए। वहाँ एक जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है उसका जो चुनाव प्रणाली होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो एक चीज, हाँ, एक और डिफरेंस है। यस सर। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है बेटा, यस हम सर। लोग 2 मेथड यूज करते हैं। यस सर। एक को बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व यस सर। एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यस सर। एक को फर्स्ट पास्ट यस सर। एंड पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, यस ये यूज करते हैं। और इनके यहाँ दोनों में ही एक ही मेथड यूज करते हैं। Yes. और हमारे यहाँ अलग अलग यूज करते हैं। यस सर। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव हम लोग क्या करते हैं, और बाकी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकल बॉडी का चुनाव फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से करते हैं।
क्या होता है फर्स्ट ऑफ द तो क्वेश्चन? इसमें जो दल आगे होता है, दल नहीं, व्यक्ति। जो व्यक्ति आगे होता है वही ऐसे जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाएगा है वो क्या होता है? विजयी घोषित होता है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक न्यूनतम कोटा का मत प्राप्त करना होता है। यस सर। है बात समझ में? ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, ये यूएस के सॉरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये समानता है और असमानता बताइए। वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ पे हाँ, वेरी गुड। असमानता देखिए, भारत का संविधान और सॉरी ब्रिटिश, पहला समानता क्या है भाई? यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और उनके यहाँ संसद की सर्वोच्चता है। यहाँ लिखित संविधान है, वहाँ चलो तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। हमारे यहाँ लिखित है, उनके यहाँ अनरिटेन है, अलिखित है। ये तो अलग हो गया। पहले पॉइंट का डिस्कशन करो। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? संविधान सर्वोच्च सबसे ऊपर। यहाँ पे कोई नियम कानून या कुछ भी बन रहा है वो संविधान के दायरे में रहेगा। बिल्कुल सही नहीं तो बात। न्यायालय उसे सुनने को सकता है। बिल्कुल करेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे संसद जो बनाने की वही वहाँ पर कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट एक काम खाली नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति को मतलब जेंट्स को लेडीज नहीं बना सकती और एक लेडीज को जेंट्स नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वही सब कुछ है, उसके पास कुछ भी करने की शक्ति प्राप्त है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देश संविधान से चलेगा। जो भी नियम कानून इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे वह संविधान के दायरे में बनाए जाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हमारी सरकार को सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार कहते हैं। आवर गवर्नमेंट इज नोन एज सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार कहते हैं। यानी कि सरकार को संविधान के सीमाओं के अंदर या सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ किसकी सुप्रीमेसी है? संविधान की सुप्रीमेसी है। और अमेरिका ब्रिटेन में क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है लिखित और अलिखित की। देखो उनके यहाँ अलिखित और लिखित जैसे आपके संविधान में कोडिफाई किया गया है आर्टिकल 1 2 पार्ट, इस तरह वहाँ नहीं है। जरूरत पड़ी नियम बना दिया, नहीं जरूरत पड़ी हटा दिया। उनके यहाँ ये चीजें ऐसा नहीं, वहाँ कुछ लिखा नहीं है, लिखा है लेकिन लॉ के फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में। इस तरह से वहाँ कोडिफाई नहीं है। बस अंतर यही है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से भाग पार्ट राज इस तरह से डिफाइन नहीं है। वहाँ जरूरत पड़ी नियम बना लिया, नहीं जरूरत पड़ी हटा दिया। ठीक, तीसरा बताइए डिफरेंस। यहाँ पे सर गणतंत्र है, चलो गणतंत्र है, गणतंत्र वहाँ पे राजतंत्र है। चलो यही कहने का मतलब है ना, यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? राजा होगा या रानी होगी। हमारे यहाँ राजा और रानी नहीं होंगे, इनका राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यह वंशानुगत नहीं होंगे, हेरिडेटरी कि मुर्मू का बेटा पापड़। क्यों? आपका राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू का पापड़ नहीं होगा। यानी कि प्रेसिडेंट वह होगा जिसको जनता अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी? चुनेगी।
लेकिन ब्रिटेन में क्या है, राजा और रानी क्या होंगे, वंशानुगत होंगे। क्लियर? क्या बात कर रहा हूं साहब? चौथा पॉइंट बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां पर एक छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक मंत्री के पीछे एक व्यक्ति लगा रहता है, शैडो के रूप में उसको देखा करता है कर क्या रहे हैं, और अगर सरकार वहां चली जाती है तो वह जो अपोजिशन है वो वैकल्पिक सरकार का निर्माण कर लेती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, सरकार खत्म, काम खत्म, कोई मंत्री पीछे नहीं रहता है। आई बात समझ में? और अगला बताइए, तो छाया मंत्रिमंडल इनके यहाँ है और अपने यहाँ नहीं। पांचवा पॉइंट बताइए। यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, वहाँ पे हाँ, यहाँ पर न्यायपालिका के पास शक्ति ज्यादा है, इंडिपेंडेंट है, वहां नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर के हाँ, ये तो बता दिया है ना नागरिकता वाला, हमारे यहाँ सिंगल, उनके यहाँ भी। हमें लगता है कि अब हाँ न्यायपालिका का भी हो गया। ठीक है भाई, लगभग सारे मेन पॉइंट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अच्छा, दो डिफरेंस होता है हमारे राजा में, उनके राजा में और हमारे प्रेसिडेंट में। पहला डिफरेंस होता है कि जो राजा होगा वंशानुगत होगा, हमारे यहाँ चुना जाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है। कार्यकाल यहाँ निश्चित है, वहाँ तो जब तक जिंदा है तब तक। बिल्कुल, कार्यकाल का भी डिफरेंस है, यहाँ 5 साल है, वहाँ जब तक जिंदगी भगवान सलामत रखे नहीं। चलो, ये 2 देशों का पढ़ लिया, अब तीसरा फ्रांस वाला पढ़ लें। फ्रांस का भी पढ़ लें। पहले समानताओं की हम लोग बात करें। समानताएं दोनों देशों में कौन सी शासन प्रणाली है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, उनके यहाँ गवर्नमेंट है कि नहीं है? तो दोनों ही देशों में पहला बात करेंगे लिखित संविधान की। क्या बात करेंगे? दोनों ही देश में, हमारे यहाँ भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और फ्रांस में भी क्या है, लिखित संविधान है। दोनों ही देशों में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात अलग है, हमारा ज्यादा बड़ा है, उनका छोटा है, वो बात की बात है। क्लियर? दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली, उनके यहाँ भी संसदीय। लेकिन एक अंतर है, उनके यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। चलो अंतर में हम लोग देख लेंगे। तो दोनों ही देशों में शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उनके यहाँ मेन राष्ट्रपति होता है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। संघीय व्यवस्था की बात करें तो दोनों ही देशों में, लेकिन वहाँ की शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक है। यही 3-4 है। संशोधन की प्रक्रिया तो ज्यादा फ्रांस में समानता इतना ही है, 3-4 पॉइंट इसमें है बेटा, ज्यादा इसमें अंतर नहीं। समान अंतर क्या है? पहला का संविधान में, हमारा संविधान क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका स्मॉल है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ हमारी जो वो है संघीय शासन व्यवस्था है, उनके यहाँ एकात्मक है। तीसरा अंतर क्या बताएंगे? सर, यहाँ भारत में जो है सभी धर्मों से जो दूरी है
ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बात हम समझ गए, तुम कहना क्या चाह और रहे हो। वहाँ पर ये धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? हमारे यहाँ पर समान दूरी और समान नजदीकी भी है और उनमें समान दूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे पहले पोप जानते हो? पोप, यस सर। पोप होते थे जैसे अपने यहाँ बाबा लोग होते हैं। यस सर। अपने यहाँ धर्म गुरु में कौन लोग होते हैं? बाबा। इनके यहाँ पोप, चर्च। तो शुरू में क्या था, एक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पोल साइंस वाले कुछ बच्चे, जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। यस सर। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक दैवी सिद्धांत। यस सर। डिवाइन थियरी। यस सर। दैवी सिद्धांत बताओ छोटू, दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत में ये लिखा गया था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवों के पश्चात गठित होता है, मतलब देव उसे उत्पत्ति करते हैं और उसका जो मुखिया होता है वो एक राजा होता है या फिर वो देवता होता है। अब जो संचालन और उसमें जो व्यवस्था होता है उसमें जो क्या नाम है, उच्च वर्ग के जो होते शासक हैं वही केवल वहाँ पर आइडिया है। पोल साइंस वाले कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडी द पोल साइंस? राजनीति शास्त्र वाले हैं इसमें। अब हो पहले क्या, हम भी तो काका काका बहुत पहले पढ़े, ABCD 1 में पढ़े थे हम भी। इसमें ये था कि सर ये कोई स्क्रीज थ्योरी ना है। देखो डिवाइन थियरी ये कहती है कि जो राजा होता है वह भगवान खुदा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव। वह जो आदेश देता है वह उसका आदेश नहीं होता है, भगवान का आदेश होता है। ठीक, और उसके आदेश का अवहेलना करने का मतलब भगवान की सत्ता को चुनौती देना या उसकी अवहेलना करना। कितना बढ़िया मुख बनाया जाता है और वो सीधे उसी से कम्युनिकेट करता है। पता नहीं कौन सा संचार व्यवस्था थी उस समय, क्यों छोटू? अरे वो पीके वाली सिस्टम था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन थियरी ये कहती है, तो ये चीज वहां पे भी था। वहां पे चर्च हुआ करता था, तो राज्य का वहां कोई पहले मतलब नहीं था। वहां धर्म गुरु या चर्च ही मेन फंक्शनिंग बॉडी थी। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार क्या हुआ, बढ़ते गए। सबसे ज्यादा यहाँ महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जैसे उनके यहाँ नन होते हैं, अपने यहाँ साधु को क्या बोलते हैं जो औरतें बन जाती हैं? योगिनी, जो सात देवी बन जाती है, वहाँ नन कहते हैं शायद उनके यहाँ। जो अनमैरिड लेडी जो धर्म के कर्मकांड जो भी होता हो कर नन कहते हैं, अपने यहाँ साध्वी कहते हैं। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ बहुत ज्यादा होने लगा। तो धीरे धीरे चर्च को क्या किया गया, वहाँ के लोगों ने चैलेंज किया, पोप को मार मार के भगा दिया। उनकी सत्ता क्या हो गई, अब उतनी नहीं है। ठीक है, सीमित हो गई। तो वहाँ पे क्या है, क्या किया गया, राज्य अलग, स्टेट अलग, धर्म अलग। धर्म और राज्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने यहाँ एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है वह कहता है कि राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए इक्वली प्रोटेक्शन देगा और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वहाँ कहता नहीं, राज्य अलग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं धर्म से। धर्म अलग और राज्य अलग, ये है कॉन्सेप्ट। और बताओ भाई, डिफरेंस में कुछ है? छोटो कुछ कह रहे हो? अच्छा, वहां पे देखो, फ्रांस में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति लगातार रह सकता है। अब भारत में नहीं सर, क्या बात करती है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करें। चौके बात ये सब बन जाएंगे। देखो, जिंदा रहे तो, और ये निश्चित है, अगर रह गए एक टर्म और। अपने यहाँ राष्ट्रपति जितनी बार जनता चुनेगी उतनी बार, चाहे विधायक हो और माने कोई भी पोस्ट, जितने भी राजनीतिक पद हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे
विधायक हो, एमपी हो, गांव का प्रधान हो, बीडीसी, जिला पंचायत, जितने भी राजनीतिक पद हैं, जब तक जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती रहे तब तक आप प्रसाद ग्रहण करते रहिए। लेकिन वहाँ पे 2 बार, अमेरिका में भी 2 बार। 2 बार। लेकिन एक अंतर होता है अमेरिका में और भारत के राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति अगर मर जाए, अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए और अमेरिका के राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, मान लो डोनाल्ड ट्रंप कल को ना रहे, तो वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, बेंसी, क्या है नाम उसका, बेंसी, क्या नाम है, जोन्सी बेंसी, क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट। तो वहाँ जितना इनका कार्यकाल बचा रहेगा, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, वह पूरे कार्यकाल के लिए होगा। लेकिन भारत में 6 माह के अंदर फ्रेश इलेक्शन होगा और जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए, यहाँ पर 4 साल के लिए। और अगर प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वह बचे हुए कार्यकाल प्रेसिडेंट का पूरा करेगा। ये दोनों में एक अंतर है। तो यहाँ पर फ्रांस में लगातार 2 बार और यहाँ पे अनंत तो नहीं होगा, 50-60 साल में ऐसा निपट जाएंगे, लेकिन चूंकि कन्फर्म नहीं है इसलिए मैंने मजाक में लिख दिया है, ठीक है। अनंत क्या हो, जीवन पर्यंत सर, जीवन पर्यंत। हाँ ये कह सकते हो जीवन पर्यंत, लेकिन कंडीशन अप्लाई जब तक चुनी, जब तक जीत यार तो एक ही दिन में खत्म हो गया सब। यस सर, चलो फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, फ्रांस हो गया, ये हो गया, कनाडा से पढ़ लेते हैं, एक और निपटा लेते हैं, कुछ सीख जाएंगे, कुछ गड़बड़ थोड़ी ना हो जाएगा। क्या वहाँ देख रहे हो मोबाइल, चलो दोनों देशों में समानताएं बताइए। लिखित संविधान। चलो समानता में क्या होगा, पहला दोनों ही देशों में लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लेकिन वो दोनों ही देशों में लिखित संविधान। तुम नहीं लिख रहे हो? ऐसा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, वैसा याद नहीं है। उनके यहाँ भी संघीय व्यवस्था है और हमारे यहाँ भी है। चलो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन लिखित, सर कनाडा में दोहरी नागरिकता है पर एकल। हमारा जो संघीय शासन व्यवस्था का मॉडल है वह किस पर आधारित है? कनाडा पे। कनाडियन मॉडल। यस सर। तो कनाडियन मॉडल क्या है? अर्धसंघीय व्यवस्था। हम लोग कहते हैं कि जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है ये अमेरिकन या कनाडियन शासन व्यवस्था के क्या है, से इंस्पायर है। मतलब ये है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो कनाडियन बेस्ड है। मतलब कनाडा में है कि जो सेंटर है वह राज्यों के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है। सेंटर राज्य अपने यहाँ भी यही है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। ठीक। तीसरी समानता बताइए। संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। संविधान की सर्वोच्चता दोनों देशों में है। बोलो भाई।
न्यायपालिका स्वतंत्र है, दोनों से। न्यायपालिका स्वतंत्र है। एक चीज और है न्यायपालिका में, न्यायपालिका की सर्वोच्चता वहाँ है और हमारे यहाँ भी है। किसकी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ भी है। जैसे हमारे यहाँ भी आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। तो वहाँ भी जुडिशरी की सलाहकारी भूमिका है। मौलिक अधिकार वहाँ पे भी। हाँ, फंडामेंटल राइट वहाँ भी है। तो ये हो गया समानता। असमानता में क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे हमारा संविधान विस्तृत लंबा है, उनका क्या है? छोटा है। रिजिडुअल पावर यहाँ भी राज्यों केंद्र के पास है, वहाँ भी केंद्र के पास है। हाँ, एक इसमें और बढ़ा सकते हैं समानता में। चौथा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह केंद्र के पास है, वहाँ भी संघ के पास है। एक पॉइंट ही पड़ जाएगा। तो पहला असमानता में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उनका भी है, लेकिन हमारा ज्यादा लंबा विस्तृत है, उनका छोटा। दूसरा भी क्या अंतर लिखेंगे? पहला हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे? नागरिकता के संबंध में उनके यहाँ क्या है भाई? दोहरी है, अपने यहाँ हाँ। हमारा लिख लीजिए अगला, भारत में एकल नागरिकता है, कनाडा वाले में लिखिए दोहरी नागरिकता। और न्यायपालिका की वहाँ अलग अलग कानून प्रणाली है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे राज्य का कानून अलग, सेंटर का अलग, वहाँ अलग अलग है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। आपकी जो कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्रीय और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। समझ नहीं पा रही है? अपने यहाँ और उनके यहाँ न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में अंतर है, राज्य का अलग, केंद्र का अलग। लेकिन अपने यहाँ जो कॉमन कोर्ट है, कॉमन कोर्ट में सेंटर का भी रूल और स्टेट का भी रूल दोनों कौन लागू करेगी? न्यायपालिका। है बस समझ। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट या जनरल की नियुक्ति होता है, अपने यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। वहाँ पर लिख लीजिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर सम्राट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता है, और भारत में लिखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव। बाकी कुछ पॉइंट्स होगा तो हम लिख करके आपको भेजेंगे। तो 3-4 बहुत है भाई, क्यों? इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। 3-4 देशों में कुछ ज़्यादा आता है, ब्रिटेन से और अमेरिका से। लेकिन 2 एक और भी जान लो, कोई 4-5 हो गया बहुत। लक्ष्मीकांत ने कहा है सर, बहुत अच्छे दिया, अच्छे से दिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दिया है, क्लास दिया है। तो उतना बेटा नहीं पढ़ाना, यहाँ 2 ही लेक्चर, उतना हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाना। नहीं, इस बुक में है, लक्ष्मीकांत में है, देखेंगे एक जगह पीछे है तो अच्छा, रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं? कोई चीज मैं बताना भूल गया। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ है,
और अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी रूल ऑफ लॉ। तो क्या है दोनों? एक पॉइंट में कानून का रूल ऑफ लॉ के बारे में पहले बताएंगे। आर्टिकल 14 पढ़ाया गया होगा, समानता या समता का अधिकार पढ़ाया गया होगा। इसमें इसके दो पार्ट बताया गया होगा, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये बताया गया होगा विधि के समक्ष समता का अधिकार। एक बताया गया होगा विधियों का समान संरक्षण। ठीक, तो एक व्यक्ति का नाम बताया गया होगा एबी डाइसी। इसके बारे में कुछ बताया गया? नहीं। चलो एबी डाइसी कहता है कि एक व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब उसने किसी कानून को तोड़ा होगा। एबी डाइसी क्या कहता है? ये ब्रिटेन का रहने वाला है, न्यायविद है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब वो किसी नियम को तोड़ेगा, और सजा कितनी मिलेगी? जितना नियम में लिखा होगा। नियम में क्या होगा? लिखा होगा। पहली बात कहता है कि जब तक अ पर्सन जब तक किसी रूल को वायलेट नहीं करेगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, और सजा उतनी मिलेगी जितना उस नियम में लिखा होगा। दूसरी चीज क्या कहता है बताओ? कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेषाधिकार की प्राप्ति नहीं होगी, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तीसरा, कानून के समक्ष अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। यही तो तीन बात कहता है। यहीं से निकल करके क्या आता है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन ये कहता है कि एक पर्सन को पनिशमेंट तभी आप कर सकते हैं जब वह कानून का उल्लंघन करेगा, और सजा उतनी मिलेगी जितना उस कानून में लिखा होगा। ठीक, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, विशेषाधिकार छूट, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति की हैसियत कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या मिलेगी? एक ही तरह का सजा मिलेगा। अच्छा, लेकिन अपने यहाँ दोनों है। यह ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। इसका कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश, और यह अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है समान के साथ समानता का व्यवहार, इक्वलिटी। अगर दो लोग इक्वल हैं तभी इक्वलिटी का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन दो लोगों की हैसियत अलग अलग है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक, उसके बाद विदेशों के एम्बेसी के लोग, राजनयिक या मंत्री या विधायक को विशेषाधिकार मिला हुआ है। अब इन लोगों के साथ संविधान आर्टिकल 361 के अंतर्गत यह अपवाद है। इन लोगों को संरक्षण एक तरह से दिया गया है, जैसे प्रेसिडेंट को या राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मुकदमा आप दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक, ना ही उसे पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर सकते हैं। दीवानी का मुकदमा कर सकते हैं 2 महीना पूर्व नोटिस देकर। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए हम लोग कॉमन पीपुल हैं, एक प्रेसिडेंट है, अगर वह किसी की हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और हम लोगों की क्या होगी? गिरफ्तारी। तो हम लोगों का जो स्टेटस है वह इक्वल नहीं है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन की परमिशन देता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट। आई बात समझ लीजिए।
तो ये चीज एक पॉइंट उसमें छूट गया था, किसमें, ब्रिटेन वाले में, कि हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ है और उनके यहाँ भी रूल ऑफ लॉ। और देखो कुछ छूटा तो नहीं था बेटा, छूटा तो नहीं होगा। फ्रांस वाले में लिखित हो गया संविधान, आनंद प्रार्थना करने का बाकी चीजें बेटा हो गई थी लगभग, तो छूटा नहीं था। ठीक है, तो और किसी को कोई आए पैक कर रहे हो, 4 बज गया क्या? अच्छा, किसी कुछ डाउट, वरना अगले लेक्चर में 2 दिन का बचा है, आपकी क्वालिटी हमारे तरफ से क्या होगी? नहीं, अभी अगर कुछ टॉपिक और बताओ, पूरा टॉपिक बचा है। सब्जेक्ट भारत का संविधान समानता की बात करता है। सर ये कह रहे हैं सम्मान क्या होता है? देखो सम्मान नॉर्मली सिविल कोड ठीक, सिविल कोड का, और जो वारंट होता है मोस्टली उसमें किसी व्यक्ति को कोर्ट करके या उसको गिरफ्तारी के लिए होता है। और सम्मान, हाँ, और सम्मान के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है गवाही के लिए या किसी और पर प्रस्तुत करने के लिए। ये क्रॉस प्राइवेट डिफरेंस होता है, सिविल वारंट व्यक्ति और वारंट ज्यादातर फौजदारी मामले, हाँ, गिरफ्तारी मामलों के वारंट से होता है। और तो किसी को न्यायालय बुलाने की जरूरत नहीं होता।